हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। हम यहाँ पर कर रहे हैं HSSC TGT जनरल पार्ट की प्रिपरेशन यहाँ पर आपकी चली हुई है, जिसके अंदर आपको जो 50% का जो वेटेज आपका जनरल सेक्शन लेकर के जाता है वो मैं आपको अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री करा रही हूँ। आई होप आप इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं। आज जो है आपका EVS के पोर्शन जो है, जो आपके प्रैक्टिस मैराथन चले हुए हैं वो आपका फिनिश हो जाएगा, बिकॉज आपकी आज लास्ट यूनिट है जिसके अंदर जो भी आपके कॉन्सेप्ट रहते हैं सबके इंपॉर्टेंट MCQs मैंने आज आपके लिए पिक करे हैं। जैसे कि आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस हो जाती है, एसिड रेन, रिसाइकलिंग, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस ही आपके लिए रहने वाले हैं। अगर किसी को PDF का एक्सेस चाहिए है तो 7419055279 पर व्हाट्सअप करके पेड PDF का इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। अभी भी आप ले सकते हैं, अगर इसके बाद फिर आप लेंगे फिर आपके काम का नहीं रहेगा। इसलिए अगर आपको लेना है तो आप फटाफट से यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑलरेडी ले लिया है और आई होप सभी लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। आज के बाद आपका जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके मिक्स क्वेश्चन लेकर के आऊंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से जांच लें। और ये मिक्स क्वेश्चन जो है सारे सब्जेक्ट्स के रहेंगे, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट को छोड़ करके। आपका पेडागोजी है, रोड सेफ्टी है, EVS है और GK, इन सभी के मिक्स क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊंगी कल से, ठीक है। तो आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से जांच सकते हैं, सारी चीजों को देख करके आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हो, कितना कंपटीशन है, कितना आपने और भी अच्छे से करने की जरूरत है। और आप सभी को पता है भाई 29 को और 30 को एग्जाम है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है जिसका भी एग्जाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है। आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाई है। आज के इस सेशन में आपको एक्सप्लेनेशन इतने नहीं दूंगी, बट फिर भी मेरी आदत है मैं थोड़ा सा तो एक्सप्लेनेशन करके जरूर चलूंगी, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि जो आपकी जो सोलर रेडिएशन आप हमारे एटमोस्फेयर पे आ रही है, जो भी सन की तरफ से जो भी रेडिएशन आ रही है, उन सभी को कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जैसे आप CO2 ले सकते हो, मीथेन ले सकते हो, वो सभी उन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है। और ये जो प्रोसेस है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर उस सारे रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है वापस ऊपर, बल्कि उसको ट्रैप कर लेती है। और ये प्रोसेस आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है, ठीक है। और इस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट के अंदर चेंज हो रहा है, वो आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है। चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, चेंज इन नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, या फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए आप सभी पढ़कर आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गया किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का। जो भी आपके CO2 गैस है जो कि मेजर एक ग्रीन हाउस गैस में आ जाती है, आपकी मीथेन गैस है, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यहाँ पर आपकी बहुत सारी नाइट्रस ऑक्साइड है, यहाँ पर ओजोन है, ये सारे जो गैसेज है आपकी ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, जिनका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। भाई ये हमारे पास होना जरूरी भी है हमारी लाइफ के लिए, हमारे अच्छे सर्वाइवल के लिए। अगर ये गैसेस नहीं रहेंगी तो फिर हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाएगा और हमारा जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट हमने क्या कर दिया है, अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इतना सारा पॉल्यूशन हमने क्रिएट कर दिया है सॉरी, जिसकी वजह से ये जो गैसेस का कंसंट्रेशन हमने काफी बढ़ा दिया है। और जब ये गैसेस का काम है भाई हीट को ट्रैप करना, तो जितनी गैस होगी उतना ही हीट को ट्रैप करेंगे। ज्यादा गैसेस है तो ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे, ज्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करेंगे। उसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट का जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है हमारा, वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा इसका वही आपको मैंने एक्सप्लेनेशन वही बताया कि कुछ मेजर ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जिसके अंदर आपका वाटर वेपर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, ये सारी चीजें आ जाती है। और जिस जो इंडस्ट्रियल वगैरह से, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज फैक्ट्रीज वगैरह से जो निकलती हैं, वो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होती है, परफ्लोरोकार्बन्स होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होती है और नाइट्रोजन फ्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये आपका फैक्ट्री वगैरह से होती है जो कि आपके ग्रीन हाउस गैस में काउंट होती है। और ये ब्लॉक कर देते हैं अर्थ की हीट को
फ्रॉम गोइंग टू स्पेस बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब कि ये जो गैसेज होती है इनका काम ये होता है, जो हीट है उसको ट्रैप करने का काम होता है और उनको वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, अपना ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इस एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ से जो हीट आ रही है उसको ये पूरा ट्रैप करके रखती है, इसको वापस से बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो जाता है। और इतना राइज आज के टाइम में हो गया है तो कि जो ग्लेशियर वगैरह वो पिघलने लग रहे हैं, यही आपका ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, तो ये ट्रैप कर लेती है हीट को और इस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी को ट्रैप कर पाते हो, इसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सारी चीजें मैंने आपको बताई है ऊपर की तरफ। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग is attributed to the presence of the following gases in the atmosphere। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से हो रहा है, कौन सी गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से हो रहा है? मीथेन, बिल्कुल ये आपका एक ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, बल्कि आपका सरफेस ओजोन, बिल्कुल ये जो सरफेस ओजोन होता है भाई, ओजोन आपकी दो तरीके की होती है। एक आपका नीचे जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है जिसको आप ग्राउंड ओजोन बोल सकते हो, जो कि आपके एक हार्मफुल कलरलेस गैस होती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, और एक ओजोन होता है जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर होता है, ट्रोपोस्फेयर के बाद आपकी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है। वो आपका कहीं ना कहीं जो हमारी ओजोन है वो हम अर्थ से जो सन से जो आपकी हानिकारक जो किरणें आ रही है, जो हमारे लिए डैमेज कर सकती है हमारी स्किन वगैरह को, हमारे लिए खतरनाक है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उसको प्रिवेंट करने का काम करती है वो ओजोन। तो दोनों में थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो सरफेस ओजोन यहाँ पर आपकी ग्रीन हाउस गैस हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक मेजर गैस है, इसलिए आपका ACE बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसको इतना डीपली नहीं जाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से करवाई हुई है कि आपका जो B और आपका D है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए, ग्रीन हाउस गैसेज दैट अकर बहुत नेचुरली भी होती है भाई ये सारी चीजें। ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी होते हैं। इसमें आपका वाटर वेपर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हम हर तरीके से कर रहे हैं, मीथेन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक मेजर गैस है, और ओजोन आपका। ठीक है, तो जितने भी गैस है आपकी ग्रीन हाउस गैस है भाई। ये जितने भी गैस है ना सबको अच्छे से ध्यान में रखना, जिसमें से सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन CO2 का होता है, अराउंड 50%। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछ ले बताओ कौन सी नहीं है, फिर फंस जाओगे, इसलिए चीजों को ध्यान में करो। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज ग्लोबल वार्मिंग, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की वजह से तो क्यों ही होगा, ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही है भाई। नाइट्रोजन की वजह से नहीं, बल्कि किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह, बिकॉज ये एक मेजर आपका ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, जिसका कंसंट्रेशन हम लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, खुद की एक्टिविटी से भी, नेचुरली भी चीजें यहाँ पर क्रिएट हो रही है, और इसकी वजह से आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन इंटेंसिटीज। कार्बन इंटेंसिटीज के अकॉर्डिंग आपने अपने फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पर अरेंज करना है। कार्बन इंटेंसिटीज का मतलब होता है कि पर यूनिट जो आपने एनर्जी का प्रोडक्शन किया उसके अंदर आपने कितना कार्बन का यहाँ पर एमिशन किया है, कितना CO2 का आपने यहाँ पर एमिशन किया है, कितना आपने कार्बन का एमिशन किया है पर यूनिट एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपका कार्बन इंटेंसिटी कहलाता है। अब कार्बन इंटेंसिटी अगर किसी भी फ्यूल की मान लीजिए अगर कम है, कार्बन इंटेंसिटी अगर कम है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो कार्बन कंटेंट है वो भी वो कम ही एमिट करेगा। ठीक है, अगर उसके अंदर कार्बन का कंटेंट अगर कम एमिट हो रहा है तो फिर वो फ्यूल हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या है, अच्छा है, गुड फ्यूल हमारे लिए हो सकता है। अगर किसी कार्बन की इंटेंसिटी ज्यादा है तो मतलब उसके अंदर जो कार्बन का एमिशन है वो भी ज्यादा, और वो फ्यूल हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे ले सकते हो। तो नेचुरल गैस है, कोयल है या फिर पेट्रोलियम है, तो इस चीज को आपने अच्छे से देख लेना है। सबसे जो आपका कम है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे कम आपका नेचुरल गैस का होता है जो कि आपके लिए सही होती है, उसके बाद पेट्रोल का होता है, और जो आपका कोयला है यहाँ से आपका कार्बन का कंटेंट ज्यादा रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज ज्यादा होता है यहाँ पर, इसलिए आपका जो आंसर हो जाता है वो A, उसके बाद आपका कौन सा हो जाता है C, उसके बाद आपका B। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे कम आपका किसका होगा, नेचुरल गैस का, फिर आपका होगा पेट्रोलियम का, एंड देन बाद में आपका किसका होगा, कोयल का होगा। ठीक है, तो आपने कार्बन इंटेंसिटीज यहाँ पे पढ़ लिया है। थोड़ा सा मैंने आपको लिख करके भी दिया है यहाँ पर कि जो कार्बन इंटेंसिटी होता है of a fossil fuel refers to the amount of carbon dioxide emissions, यानी कि आप पर यूनिट ऑफ एनर्जी जो आपने प्रोड्यूस किया है, पर यूनिट आपने जो ऊर्जा का निर्माण किया उसके अंदर आपने कितने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया, आपका कार्बन का कंटेंट कितना है, वो आपका कार्बन इंटेंसिटी कहलाता है।
द लोअर द कार्बन इंटेंसिटी, जितना कम कार्बन की इंटेंसिटी होगी उतना ही लोअर होगा किसका, एमिशन, जो कि आपकी गैस है, उतना ही कम वो एमिट करेगा, और अगर उतना ही कम वो एमिट कर रहा है तो फिर उतना ही अच्छा आपका क्या होने वाला है, फ्यूल होने वाला है। एक रफली एस्टिमेट है यहाँ पर, बिकॉज डिपेंड करता है कि आप कैसे फ्यूल का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक रफली यहाँ पर एस्टिमेट है कि नेचुरल गैस जो होता है वो 55 यहाँ पर हो जाता है और पेट्रोलियम आपका 75 है। ये यूनिट है, आपने ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद कोल जो है आपका 95 हो जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर था इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट 1 टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइमेट चेंज। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ, मे बी शायद आपको ये ना दिखे, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है दिखता होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 कहती है टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइमेट चेंज इट इज एसेंशियल फॉर द वर्ल्ड टू हैव नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय द ईयर 2050। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपने ये बताना है इसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। दोनों सही है तो बतानी है, दोनों गलत है तो बतानी है, एक सही एक गलत है तो बतानी है। तो अगर आप पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो ये कहता है कि आप जैसे हमारी क्लाइमेट चेंज की जो आपके सामने जलवायु का ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट हमारा चेंज होता जा रहा है, ये एक बड़ी समस्या है हमारे सामने, और इसको कम करने के लिए हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन करना पड़ेगा। यानी कि हमें जो अपना कार्बन का एमिशन है उसको बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा बाय द ईयर 2050। 2050 तक हमें नेट जीरो जो है अपना कार्बन का एमिशन करना पड़ेगा, अगर हमें अपने एनवायरमेंट का ये जो कंडीशन हमने बदतर बना दिया उसको सुधारने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज इसके बारे में बात करी गई है UNFCCC, ठीक है। ये आपका एक सम्मेलन टाइप है जो कि वर्ल्ड वाइड होता है। इसके अंदर आपकी कुछ कंट्रीज शामिल होती है, जैसे आपकी कुछ यहाँ पर कंट्रीज शामिल होती है, उनको आप यहाँ पे POC बोल देते हो, ठीक है। मतलब कि जितने भी कंट्रीज आपके लिए आप यहाँ पर जो शामिल होती है उनको आप POC बोल, जो भी आपस में मिल करके काम करती है। और ये जो सम्मेलन है किसके बारे में, ये सभी वर्क करते हैं कि आपके जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में, ठीक है। जो वातावरण में जो आपका परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो क्लाइमेट का चेंज हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो कैसे यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है आप अपने एनवायरमेंट को, उस चीज पे डील करते हैं। और साथ ही जो भी आपके ग्रीन हाउस गैसेज होती है उनको हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग इसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम इसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं इसके बारे में भी यहाँ पर सारी चीजें बात करते हैं। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि 2050 तक यहाँ पर इस सम्मेलन के अंदर कहा गया है कि भाई आपको 2050 तक अपना कार्बन का एमिशन जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है देयर इज अ जीरो कार्बन एमिशन एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्रे हाइड्रोजन। तो जो जीरो कार्बन एमिशन का जो है एसोसिएटेड, मतलब जीरो कार्बन तो कभी होगा जब आप किसी भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज का अगर इस्तेमाल कर रहे हो। मान लीजिए अगर आप पवन चक्की आपने पढ़ा था ना रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर, जो हवा के थ्रू हम लोग ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहां पे किसी भी प्रकार का कार्बन का एमिशन नहीं हो रहा था। तो ये जो है किसी भी ऐसे प्रोडक्ट से रिलेट होता है जीरो कार्बन जो आपका रीन्यूएबल टाइप हो, जिससे आप किसी भी प्रकार से कुछ भी पॉल्यूशन ना कर रहे हो। तो इसका ग्रे हाइड्रोजन से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आपका ये वाला पॉइंट आपका फॉल्स हो जाता है। तो फर्स्ट आपका ट्रू है और आपका स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो कि ये जो मैंने आपको बताया है UNFCCC के बारे में। आप सभी एज पर द यूनाइटेड नेशन द प्लेनेट हैज ऑलरेडी वार्म्ड बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस इज द लेट। भाई 1800 के बाद में हम सभी को पता है हमारा जो टेम्परेचर है वो, हमारा जो एनवायरमेंट है वो किस प्रकार से चेंज होता जा रहा है, और जो एमिशन है वो अभी भी हम लोग राइज करते जा रहे हैं। जो हम ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हम एमिट करते हैं, इनका एमिशन, इनकी जो उत्पत्ति हम लोग काफी करते जा रहे हैं यहाँ पर। तो एमिशन को मस्ट भी कट करना पड़ेगा। ये जो हम एमिशन कर रहे हैं इन गैसेज का, इनका जो वृद्धि हमने करी हुई है, इसको हमें 45% कट करना पड़ेगा 2030 तक, और इसको नेट जीरो करना पड़ेगा 2050 तक, ये बोला गया है यहाँ पर। और जो टारगेट है वो डिसाइड किया गया इन द पेरिस COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये वो सारी कंट्रीज होती है जो इस UNFCCC का हिस्सा होती है। जो भी सारी कंट्रीज होती है वो इसका हिस्सा होती है, वो सारी किसके अंदर आती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर आती है। POC नहीं, वो COP था, ठीक है। सॉरी, मैंने आगे POC बोल दिया था, तो वो COP है, ठीक है। तो COP में सारे वो कंट्रीज आ जाती है जो यहाँ पर एक तरीके से जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पर लेते हैं। भाई इन सबकी मीटिंग्स वगैरह होती है, और वो जितने भी इश्यूज क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग है, जो भी एक पर्टिकुलर स्टेप्स ले सकते हैं, जो भी समस्याएं का समाधान यहाँ पर निकाला जा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर होती है,
ठीक है। तो पेरिस का जो एग्रीमेंट है उन्होंने एक गोल को सेट किया कि हम लिमिट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को टू 1.5 विच कैन बी अचीव्ड ओनली, अगर, और ये सारी चीजें हम लोग तभी अचीव कर सकते हैं, इस गोल को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम लोग 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का एक लक्ष्य रखेंगे। तो इन्होंने एक टारगेट रखा है, UNFCCC ने एक टारगेट रखा है भाई इस सम्मेलन के अंदर जितने भी कंट्रीज थी सभी ने, और इंडिया भी इसका हिस्सा है। तो यहाँ पर जो एक टारगेट रखा गया कि 2050 तक हम लोग क्या करेंगे, जीरो एमिशन यानी कि नेट जीरो एमिशन की बात करी गई थी 2050 तक। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग बट लेकिन कई बार मैंने इसलिए दिया बिकॉज कई बार आपको इजी चीजें भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, आपके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है, आपका तापमान में वृद्धि हो रही है। तो इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द इंडियन ओशियन, या फिर डिक्रीज तो है ही नहीं, डिक्रीज तो है ही नहीं, इंक्रीज है, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उसके अंदर जो तापमान है उसमें काफी वृद्धि हो गई है, एंड इट्स ओशन, और जितने भी महासागर वगैरह उनके तापमान में यहाँ पर वृद्धि हो गई है। डिक्रीमेंट की बात नहीं है, ओनली ओशन की बात भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, और मुझे लगता है आप सभी इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ अ गैस डिनोट। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ अ गैस डिनोट, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता क्या दर्शाती है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप जो है कितनी मतलब गैस, कितना जो ग्रीन हाउस गैस है, इसका मतलब ये होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है जो भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है वो कैसे हीट का एब्जॉर्ब कितना कर पाती है, भाई हीट को कितना वो एब्जॉर्ब कर पाती है। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो ही क्यों रहा है, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है वो हीट को एब्जॉर्ब कर पा रही है ना, जितनी भी रेडिएशन सारी उन सबको बहुत ही कम रिफ्लेक्ट कर पा रही है, बल्कि सारे को एब्जॉर्ब कर ले रही है एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है वो कितने हीट को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर पा रही है, वो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, कि उसकी कितनी क्षमता है हीट को एब्जॉर्ब करने की, कितनी क्षमता है, कितना कर सकती है वो। तो अमाउंट ऑफ हीट लाइब्रेटेड बाय द गैस, लाइब्रेटेड नहीं है बल्कि एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो लाइब्रेटेड नहीं है बल्कि क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2। एब्जॉर्ब यहाँ पे भी है बट यहाँ पर केजी की बात करी गई, हम इसमें टन में बात करते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि भाई कितना कोई भी ग्रीन हाउस गैस है वो कितना हीट को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर पाती है, वो उसकी पोटेंशियल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। 7 हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, नोट अटेम्प्टेड हम करेंगे नहीं। और यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, वाज डेवलप्ड टू अलाउ कंपैरिजन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट्स। यहाँ पर ये जो चीजें इसलिए डेवलप करी गई, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसलिए यहाँ पर लाया गया है ताकि हम ये देख सके कि जितनी भी डिफरेंट गैसेज होती है, कौन सी गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, ये सारी गैसेज है, उनका डिफरेंट गैसेज के अपने अपने क्या एक इम्पैक्ट है, क्या अपने वार्मिंग इम्पैक्ट है एनवायरमेंट के अंदर, उस चीज को देखने के लिए। ठीक है, कि वो कितना प्रभाव डालती है, ग्लोबल वार्मिंग प्रभावों की तुलना यहाँ पर करने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन किया जाता है सभी गैसेस में। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं बाय ग्रीन हाउस गैसेस लाइक वाटर वेपर, मीथेन, जितनी भी गैसेस है वो कितनी यहाँ पर ऊष्मा को कहीं ना कहीं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर है, तो यही आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। What does UNFCCC stand for? UNFCCC होता क्या है, ये एक सम्मेलन था जिसको मैंने आपको बताया था। तो UNFCCC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। मे भी आपसे फैक्चुअल चीजें ना, आप बोलते हो ना फैक्चुअल चीजें कराओ फैक्चुअल, तो सारे क्वेश्चन आंसर्स के अंदर मैंने सारी फैक्चुअल चीजें डाली है। ठीक है, बिकॉज हो सकता भी आपसे पूछ भी ले, और ये चीजें मे भी शायद पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो यही है कि ये जो UNFCCC है एंटर्ड, ये कब लागू हुआ, 21 मार्च 1994 को ये सारी चीजें लागू हुई थी, और इसके अंदर 198 कंट्रीज आ जाती हैं, जो कि यहाँ पर एक तरीके से जो भी जितनी भी कंट्रीज यहाँ पर टेक पार्ट करती है उनको पार्टीज ऑफ कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, POC कहा जाता है, मैंने आगे आपको जिक्र किया था ना पार्टीज ऑफ कन्वेंशन। तो जितनी भी कंट्रीज है वो यहाँ पर, और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्टेबलाइज करना है एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। हमने जैसे ही कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है ग्रीन हाउस गैसेज के, उसको स्टेबल करने का काम है इनका,
भाई हम जो एनवायरमेंट, और ये सारे देश आपस में मिलकर के सारी चीजें करेंगे, है ना भाई, ऐसा नहीं है ना सिर्फ इंडिया में ही है, अदर जगह पर नहीं है, बिकॉज अमेजन तो ऑल ओवर इंडिया हर जगह हो रहा है, तो सभी को मिलकर के यहाँ पर सारी चीजें करनी है। इसलिए जो सम्मेलन होता है इसके अंदर मोस्टली सारे कंट्रीज होते हैं, तो यहाँ पर सारी चीजें एक तरीके से प्रिवेंशन यहाँ पर बताया जाता है कि आप जो है कैसे इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे आप ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबल कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो UNFCCC के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन ग्लोबल वार्मिंग इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ, जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो टेम्परेचर जो है किसका यहाँ पर बढ़ जाता है, ट्रोपोस्फेयर इंक्रीज हो जाता है, लोनोस्फेयर इंक्रीज, मेसोफेयर, तो ये जितनी भी लेयर है ना आपको मैंने करवाई हुई है, इन लेयर को भी अच्छे से कर लेना। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर का इंक्रीज हो, बिकॉज सबसे जो पहली लेयर है हमारे एटमोस्फेयर की, जो सबसे पहली लेयर है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, सबसे पहली जो लेयर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आई होप आप इस चीज का आंसर कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं फिर से थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस कॉन्स्टिट्यूट ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें से कौन सी गैसेस है जो ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है। आपको ये ऐसे क्वेश्चंस को सच में ध्यान से अच्छे से करना है, आपने सारी ग्रीन हाउस गैसेस को अच्छे से करना है ना, आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। CO2 तो होता ही है, नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वाटर वेपर भी होता है, इसलिए 1 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वाटर वेपर भी होता है, मीथेन भी होता है, ठीक है, वाटर वेपर, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल वाले हैं वो सारे मैंने आपको बताए हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपने अच्छे से कर लेनी है, इसलिए 10th का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में ओजोन सामग्री की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो इकाई है वो डॉब्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किसका, डॉब्सन यूनिट का। बिल्कुल फैक्चुअल था, जल्दी से बढ़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। कल तो और भी फास्टली चीजें करेंगे, ठीक है, कल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ आपको कल से क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे और आंसर बताया जाएगा। आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप उस चीज को गूगल करके खुद से करना, ठीक है, बिकॉज कल से आपको ज्यादा क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन बहुत कम मिलेंगे। 12 क्वेश्चन को करेंगे। एट अ टिपिकल अर्बन साइट द ग्राउंड लेवल ओजोन कंसंट्रेशन वुड बी मैक्सिमम एट व्हाट टाइम ऑफ अ डे। एक टिपिकल अर्बन साइट है, एक शहरी स्थल है, यहाँ पर जो आपकी ग्राउंड लेवल का ओजोन कंसंट्रेशन है वो कब मैक्सिमम हो सकता है। भाई मैंने आपको बताया था ना, एक तो आपकी ग्राउंड ओजोन होती है जो कि आपको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन आप बोल सकते हो, एक आपका ओजोन लेयर होती है जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ये आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है जो कि आपकी सबसे पहली लेयर होती है, और ये आपके सेकंड नंबर की होती है। तो ये दोनों अलग है, ये आपकी हार्मफुल गैस होती है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल गैस है, और ये हमारे लिए क्या होती है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, बिकॉज ये जो आपने वो छेद वाला सुना है ना, वो यही वाली है कि जो ये बेनिफिशियल होती है, जितने भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं उनको प्रिवेंट करने का काम करती है जो सन से आती है, बट अभी इसके अंदर छेद देखने को मिला है, ठीक है। तो दोनों चीजों में आपने डिफरेंस करके रखना है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो इस ओजोन की बात हो रही है, जो ग्राउंड लेवल का जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है इसकी बात हो रही है, और ये जो ओजोन है आपका, ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कौन सा है, सेकेंडरी, माध्यमिक प्रदूषक है ये सेकेंडरी। और सेकेंडरी क्या होता है, जो किसी भी 2 प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर बनते हैं वो आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, प्राइमरी 1 प्लस प्राइमरी 2, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके दो प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर के बनते हैं, और जो ओजोन है आपका वो 2 प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर के बनता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी ध्यान में रखना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से यहाँ पर होती है सारी चीजें, ठीक है। और सनलाइट आपको मैक्सिमम कब देखने को मिलती है, बताओ खुद, कब देखने को मिलती है, आफ्टरनून में। भाई धूप सबसे ज्यादा आफ्टरनून में होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो कब होगा, दोपहर के टाइम होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है कि जो सेकेंड ओजोन जो होती है वो आपकी सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, ये आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात हो रही है, ऊपर वाले की नहीं। और ये जो ओजोन है आपका 2 प्राइमरी चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक है, एक वोलेटाइल से, और ये जो चीजें होती है वो सारी सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, बिकॉज सनलाइट आपकी दोपहर के टाइम में मैक्सिमम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे ज्यादा जो ओजोन के अंदर जो डिप्लीशन देखने को मिला, जो ओजोन के अंदर जो पतलापन, जो क्षरण देखने को मिला, वो कहां पर, वो आपका साउथ पोल के अंदर देखने को मिला है,
ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, दक्षिण ध्रुव के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसमें से कौन सा सिंथेटिक केमिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। ओजोन लेयर जो है आपका ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है, जो आपका हमारे लिए बेनिफिशियल वाली जो लेयर है, ये आपका डिप्लीशन हो रहा है किस सिंथेटिक केमिकल की वजह से, तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये आपका किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मुझे कमेंट करके भी बताना आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बने, एक या दो ही लोग बताते हैं, बस सारे करके बताया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आप सच में करते हो चीजें। 15 का जो आंसर है, सॉरी पढ़ लेते पहले, इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड, ये जो ओजोन लेयर आपकी अर्थ की जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उसकी कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। और मैंने आपको पीछे 10 बार ये चीजें बोली है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, बिकॉज यहाँ पर ग्राउंड ओजोन की बात नहीं हो रही है, जो कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है, जो कि हार्मफुल होता है। ये आपकी ओजोन लेयर है, ठीक है, जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको प्रिवेंट करती है नीचे तक आने के लिए, तो ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है। ये भी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज क्रिएटेड बाय द अमेजन ओक। अब एसिड रेन के क्वेश्चंस आ गए। एसिड रेन आप सभी को पता है भाई कैसे होती है, एसिड रेन के ऊपर मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। तो एसिड रेन इज क्रिएटेड बाय द अमेजन ओक, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि पॉल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट में क्रिएट हो जाते हैं, और हवा की वजह से या फिर एयर करंट कह लो, किसकी वजह से ये सारी चीजें एनवायरमेंट में फैल जाती है, ऊपर तक चली जाती है, और फिर वहां पर पानी के साथ मिक्स होकर के ये एसिड फॉर्म में आ जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है और नाइट्रिक एसिड बन जाती है, और जब नीचे आती है तो फिर ये एसिड के फॉर्म में आती है, ठीक है। बारिश जब आती है तो ये एसिड फॉर्म बन करके आती है, जो कि काफी डेंजरस होती है। आप ताजमहल का एग्जांपल ले सकते हो, जितने भी आपके स्टैचू वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं कोरोड हो जाते हैं, जंग लगने वाली चीजें हो जाती है, जो भी स्टील आयरन वगैरह चीजें हैं वो सब इसी की वजह से होता है। तो ये दो चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो एसिड रेन किसकी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एसिड रेन आर एज फॉलोज। नेगेटिव इंपैक्ट की बात करी गई, भाई एसिड रेन अम्लीय वर्षा के क्या नकारात्मक प्रभाव है, कॉजिंग पेंट टू पील, कोरोजन, या फिर किलिंग इंसेक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको अच्छे से आप देख सकते हो इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर, बिकॉज कोरोजन भी होता है इस चीज से, इंसेक्ट्स भी मरते हैं, और साथ ही जो आपने दीवारों पर देखा होगा पेंट वगैरह ना ऐसे पुट्टी टाइप ना वो उतर से नहीं जाती है बीच बीच में से, फिर उसको पकड़ के खींचते रहते हैं, तो दीवारों पर से वो पेंट भाई उतर सा जाता है, तो वो भी इस चीज का इंपैक्ट है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एसिड डिपोजिशन आर एस। अब एसिड का जो डिपोजिशन है वो कितने तरीके का होता है, तो वो आपका 2 तरीके का होता है, वेट डिपोजिशन, ड्राई डिपोजिशन, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। वेट डिपोजिशन जो आपको मैंने बताया कि भाई जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो सभी पानी के साथ, वाटर के साथ, हवा के साथ, कुछ अदर चीजों के साथ मिल करके एसिड फॉर्म में आ जाता है, और जब बारिश आती है तो वो नीचे आ जाते हैं बारिश के साथ, तो वो आपका वेट डिपोजिशन हो जाता है, गीला डिपोजिशन है भाई, गीला जमाव है। ड्राई डिपोजिशन का मतलब होता है कि आपकी ये जो एसिड है वो गैसियस फॉर्म में है, किसमें, गैसियस फॉर्म में है, पार्टिकल फॉर्म में है, इसलिए इसको ड्राई डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका डिपोजिशन दोनों तरीके से होता है, वेट डिपोजिशन भी और ड्राई डिपोजिशन भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट हो जाता है। 19th क्वेश्चन है, रिसाइकल इज द कंपोनेंट ऑफ वेस्ट हायरार्की। रिसाइकल कौन सा कंपोनेंट है वेस्ट हायरार्की का, तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ 5 कंपोनेंट आपको कंटेंट के टाइम पर भी बताए थे, तो आपका इसमें जो रिसाइकल है वो आपका 3rd कंपोनेंट हो जाता है, तीसरा तत्व हो जाता है, ठीक है, रिसाइकल। नीचे एक डायग्राम भी है आपको समझाने के लिए अच्छे से, अगर आप देख पाए इसको, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना रिसाइकल के टाइम मोस्ट प्रेफर्ड कौन सा होता है, सबसे ज्यादा आप किसको चुनना चाहते हो, और लीस्ट प्रेफर्ड कौन सा होता है। इसके अंदर हम लोगों ने जब किया था मैनेजमेंट के टाइम तो लैंडफिल वगैरह यहाँ पर करवाया था कि लीस्ट प्रेफर्ड होता है, ठीक है, और मोस्ट प्रेफर्ड आपका जब हम चीजों को रिसाइकल वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, देखिए जो आपका लीस्ट प्रेफर्ड है, यानी कि हम नीचे से ऐसे चलते हैं, ये आपका सबसे कम प्रेफर्ड है डिस्पोजल, फिर आपका रिकवरी है, ये आपका रिसाइकल है, ठीक है, रिसाइकल आपका 3 नंबर पर आता है, और हम सबसे पहले चूज करते हैं प्रिवेंशन
प्रिवेंशन को, कि अगर आप कोशिश करो कि आप प्रिवेंट कर दो, आप यूज ही ना करो, ठीक है। यूज करो तो रीयूज करिए, रिसाइकल करिए, फिर उसकी रिकवरी करिए, और फिर भी अगर कोई सामान खराब हो गया इन सारी चीजों के बाद भी, तो आपको उसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करिए, उसको आप अच्छी तरीके से उसको आप ऐसे डिस्पोज करिए कि वो हमारे एनवायरमेंट को यहाँ पर नुकसान ना पहुंचाए। तो ये कुछ 5 चीजें हैं जो आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। कंटेंट के टाइम मैंने आपको डीपली सारी चीजें बताई थी। रिसाइकलिंग रिड्यूस करता है, जब हम रिसाइकलिंग करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं, तो इसमें क्या रिड्यूस होता है? एनर्जी का यूजेज रिड्यूस होता है, एयर पोल्यूशन रिड्यूस होता है, वाटर पोल्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बिना कुछ सोचे समझे इसका ऑप्शन नंबर 4 मार्क कर देना, अगर आए तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। बिकॉज जब हम रिसाइकलिंग करते हैं तो एनर्जी का यूज भी हम लोग कम कर रहे हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल भी हम कम कर रहे होते हैं। एयर पोल्यूशन को भी कम कर रहे हैं बिकॉज हमने वेस्ट को रिसाइकल कर लिया है, और वाटर पोल्यूशन को भी कम कर रहे हैं बिकॉज अगर हम इसको रिसाइकल नहीं करेंगे तो सारी चीजें अपने आप इस एनवायरमेंट में मिक्स हो जाएगी, तो पोल्यूशन तो क्रिएट होगा। इसलिए 20 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कहता है, 21 क्वेश्चन कहता है कि द रॉ मटेरियल दैट इज सेंट टू एंड प्रोसेस्ड इन ए वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट, मतलब एक ऐसा कच्चा मटेरियल है, कच्चा माल आप इसको बोल सकते हो, जिसको भेजा गया है एंड प्रोसेस करने के लिए वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट, जहां पर रिसाइकलिंग होती है, जहां पे पुनर्चक्रण होता है, वहां पर इस मटेरियल को भेजा गया है। और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज विच विल बी यूज्ड टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पर आपको सामान भेजे जाते हैं इन प्लांट के अंदर रिसाइकलिंग के लिए, और यहाँ पर आपके नए प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, रिसाइकलिंग, यानी कि पुनर्चक्रण हो रहा है। यहाँ पर आप किसी भी सामान को आप उस चीज का रिसाइकलिंग करके आप उसका यूज कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपकी एक बेस्ट तरीका यहाँ पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ए, फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट रिसाइक्लेट क्वालिटी, इनमें से किसकी हाईएस्ट जो रिसाइक्लेट उच्चतम पुनर्चक्रण गुणवत्ता किसकी है? तो पेपर की नहीं है, प्लास्टिक की नहीं है, स्टील की है, ठीक है। इसमें स्टील को जो है आप कैसे भी करके रिसाइकल कर सकते हो, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो सी है स्टील, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 23। सस्टेनेबल बिल्डिंग मीन्स दैट, सस्टेनेबल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल बिल्डिंग का मतलब होता है ग्रीन बिल्डिंग, एनवायरमेंटल बिल्डिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपकी हरित भवन भी हो जाता है, ग्रीन बिल्डिंग भी होता है, और एनवायरमेंटल बिल्डिंग यानी कि ऐसी बिल्डिंग जो आपके एनवायरमेंट के हित में है। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है जो आपको किसी भी प्रकार से एनवायरमेंट को यहाँ पर सेफली है, एनवायरमेंट को अगर लेकर के चलो तो किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार से कोई भी इसको कुछ भी गलत नुकसान एनवायरमेंट को नहीं पहुंचा रही है, तो वो आपकी सस्टेनेबल बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। तो आपकी ग्रीन बिल्डिंग भी है और वो आपकी एनवायरमेंटल बिल्डिंग भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। कंटेंट के टाइम में सारी चीजें आपको अच्छे से करवाई थी। 24 को की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन कहता है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग लोकेटेड, भारत की जो पहली ग्रीन बिल्डिंग है वो कहां पर है? फैक्चुअल आ गया ना क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको करवाया था। तो आईटीसी ग्रीन सेंटर गुड़गांव है, सजलान अर्थ पुणे है, या फिर विप्रो टेक्नोलॉजी गुड़गांव है, या फिर CII सोहराबजी ग्रीन बिजनेस सेंटर हैदराबाद है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हैदराबाद वाला जो ये ग्रीन बिजनेस सेंटर है ये आपका पहला ग्रीन बिल्डिंग था, ठीक है, ध्यान में रखना आपने। बाकी ये सारी चीजें भी ग्रीन ही है। तो 24 का जो आंसर है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि पहली ग्रीन बिल्डिंग कौन सी है, तो आपका CII हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीड एंड ग्रीहा। तो ये जो लीड एंड ग्रीहा है आपका ये जो टॉपिक आ जाता है वो आपका सस्टेनेबल बिल्डिंग के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग के अंदर ही आ जाता है लीड एंड ग्रीहा। तो ये सारी चीजें आपको नीचे बताई गई हैं। ये क्या होते हैं? और आर ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ये ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम होते हैं, और ये एनर्जी कॉम्प्लाइंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर देते हैं, ऊर्जा अनुपालन का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर जारी करते हैं। तो इसलिए आपका 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है, नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, बिकॉज आई थिंक ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा भाई बताओ लीड क्या होती है, ग्रीहा क्या होती है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, 1 और 2 यहाँ पर सही है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ग्रीन बिल्डिंग यहाँ पर क्या होती है, ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, मतलब हरित भवन है। यहाँ पर हरित भवन मतलब किसी भी प्रकार से ये जो बिल्डिंग है आपके एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार से नुकसान ये नहीं पहुंचा रही है। तो जो ग्रीन बिल्डिंग है आर द स्ट्रक्चर्स दैट एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये बिल्कुल ऐसा एंश्योर करती है कि आपने इसको बनाने में सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी प्राकृतिक
जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करा है, जैसे बिल्डिंग के मटेरियल्स हो गए, पानी हो गया, एनर्जी या फिर अदर रिसोर्सेज जो है आपको कम से कम आपने ऐसे यूज करे जिनको आप डिग्रेड कर सकते हो। डिग्रेड मतलब जो एनवायरमेंट में फिर से जो है मिक्स हो सकते हैं। और नॉन डिग्रेडेबल वो होता है जो कभी भी मिक्स नहीं होता, जैसे आपका प्लास्टिक वगैरह नॉन डिग्रेडेबल होता है, ठीक है, आपके एनवायरमेंट में मिक्स नहीं हो पाता, ये इस चीज को डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो ये जो ग्रीन बिल्डिंग है उसके अंदर सारा वो सामान इस्तेमाल होता है जो किसी भी प्रकार से, अगर हम उसको फेंक भी दो, किसी भी प्रकार से वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो सारी चीजें जो है डिग्रेडेबल होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है। नॉन डिग्रेडेबल को यहाँ पर कम अहमियत दी जाती है, तो आपकी ग्रीन बिल्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पर 3 प्राइमरी रेटिंग सिस्टम होते हैं इंडिया के अंदर, 3 है, मुख्य रूप से 3 रेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट है ग्रीहा, जो कि आपका ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट हो जाता है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा हो सकता है ये इशू हो जाए, इंग्लिश में देख लो। ग्रीहा मतलब ग्रीन रेटेड फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। आईजीबीसी का मतलब होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, और BEE का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये 3 प्राइमरी रेटिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, जिसको आपने ध्यान में रखना है। एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे, जिसके अंदर आपका जो ग्रीन रेटिंग फॉर यानी कि ग्रीहा वाला जो है उसको समझ लेंगे कि जो ग्रीहा है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये क्या है? ये ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन है, इवैल्यूएशन सिस्टम ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय टेरी, जिसको टेरी के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है इवैल्यूएशन पर्पस के लिए, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ठीक है, टेरी के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको बनाया गया, जहां पर बिल्डिंग्स जो है वो 3 टायर प्रोसेस में रेट करी जाती है, ठीक है। 3 टायर प्रोसेस में यहाँ पर चीजों को रेट करा जाता है। यहाँ पर सारी चीजों को सिलेक्ट किया जाता है, भाई आपको पहले साइट सेलेक्ट करनी होती है, भाई आप कहां पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे, किस किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ग्रीहा है आपका, ये एक तरीके से सर्टिफिकेट टाइप हो जाता है और एक तरीके से रेटिंग सिस्टम के लिए भी यूज होता है। तो ये आपका ग्रीहा है, जो कोई आपने अच्छे से देख लेना, फैक्चुअल चीजें हैं यहाँ पर ये। उसके बाद है आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी। इसके अंदर आपको जब ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें लीड का जिक्र आया था, तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है लीड का। ये एक रेटिंग सिस्टम है डेवलप्ड फॉर सर्टिफाइंग ग्रीन बिल्डिंग, यानी किसी भी ग्रीन बिल्डिंग को, किसी भी हरित भवन को सर्टिफिकेट टाइप देता है ये, ठीक है, कि भाई हाँ आपने ठीक तरीके से सारी चीजें करी हैं, तो ये लीड का काम है। लीड इज डेवलप्ड बाय द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। लीड को किसने डेवलप किया था? यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यूएसजीबीसी ने, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करती है सस्टेनेबिलिटी को थ्रू ग्रीन बिल्डिंग की, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें, जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो काउंसिल है, जो ऑर्गेनाइजेशन, ये भी किसके लिए काम करती है? ग्रीन बिल्डिंग के लिए काम करती है, ठीक है। तो लीड को इसने डेवलप किया था। लीड इज अ फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग बिल्डिंग परफॉर्मेंस। ये बिल्डिंग की परफॉर्मेंस क्या है, बिल्डिंग कैसे काम कर रही है, उसका आकलन करने का काम करता है। अगेंस्ट सेट ऑफ क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि कुछ एक क्राइटेरिया, कुछ ऐसे मानक यहाँ पर रख दिए हैं, कुछ ऐसे मानदंड यहाँ पर सेट कर दिए हैं कि जिसके तहत यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो यहाँ पर कैसे काम कर रही है, कैसे फंक्शन उसका हो रहा है, उसको आकलन करने का काम यहाँ पर लीड का करता है, ठीक है। तो लीड ये है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE का मतलब होता है कि ये डेवलप करता है अपने खुद का रेटिंग सिस्टम फॉर द बिल्डिंग, और ये 0 बेस्ड जो ना 1 to 5 स्टार्स के, यानी कि यहाँ पर हम कैसे मार्क करते हैं, 1 से 5 स्टार के उसके ऊपर हम मार्क करते हैं किसी भी बिल्डिंग को, कि 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, कैसे, ठीक है। तो इसका खुद का ओन रेटिंग सिस्टम है BEE का, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का। मोर स्टार्स मींस मोर एनर्जी एफिशिएंसी। अगर आपके इस बिल्डिंग के पास अगर ज्यादा स्टार है तो मतलब वहां पर आपने ज्यादा अच्छी चीजों का इस्तेमाल किया, ज्यादा एफिशिएंसी उस बिल्डिंग की, ज्यादा वो एनवायरमेंट के लिए यूजफुल है, ठीक है। और अगर कम है तो मतलब उसके अंदर कहीं ना कुछ कमी रह गई है। तो BEE हैज डेवलप्ड द एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसने क्या किया है कि एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स का यहाँ पर डेवलपमेंट किया, EPI। तो ये कुछ चीजें थी जो आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। तो ये कुछ 25 क्वेश्चंस थे जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आज यहाँ पर इन क्वेश्चंस के साथ आपका EVS की जो मैराथन वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। मुझे प्लीज मैसेज करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियोस, ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। अपने वैल्यूएबल फीडबैक मुझे जरूर दिया करें, काफी लोग देते भी है, अच्छा लगता है पढ़ के देख करके। कुछ कमियां लगती है तो भी आप मुझे बता सकते हो, वो भी मैं अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन होंगे सारे, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जांच लें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही है, कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।